इसका नाम है नर युग्मकोद्भिद का विकास और संरचना। तो नर युग्मकोद्भिद क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसका विकास किस तरीके से होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली नर युग्मकोद्भिद की संरचना पढ़ने से पहले आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि किस तरीके से फ्लावर के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं और उन फ्लावर की संरचनाओं के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं जिनके द्वारा नर व मादा भाग प्रदर्शित किए जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कि नर भाग बनाने के लिए या नर युग्मकोद्भिद को बनाने के लिए पुष्प की कौन सी संरचनाओं में कौन से परिवर्तन होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर युग्मकोद्भिद का मतलब क्या हुआ। कि हमने पिछले वीडियो में ऐसा बताया था कि पुष्प एक तरीके से रूपांतरित परो है, उस रूपांतरित परो के अंदर 4 तरीके के चक्र होते हैं और उन चक्र के अंदर एक चक्र होता है जिसको हम बोलते हैं पुमंग, और उस पुमंग के अंदर एक संरचना होती है जिसको हमने बोला था पुंकेसर। पुंकेसर अगर आपको याद हो तो पुंकेसर को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। स्टेमन, तो ये जो स्टेमन की संरचना होती है उसके अंदर हमने देखा था कि बेसिकली 3 भाग उसके अंदर उपस्थित होते हैं। पहले भाग को हम बोलते हैं पराग कोश, पहला भाग होता है उसमें पराग कोश जिसको बोलते हैं एंथर। दूसरा भाग होता है उसके अंदर कनेक्टिव जिसको बोलते हैं योजी या संयोजी, संयोजी भाग। और तीसरा भाग उसके अंदर होता है फिलामेंट जिसको बोलते हैं तंतु। ठीक है, इस तरीके से ये पुंकेसर एक तरीके की लघु बीजाणुपर्ण है। पुंकेसर एक है लघु बीजाणुपर्ण। इस लघु बीजाणुपर्ण के अंदर ये हो गई परागकोश। परागकोश को हम क्या बोल सकते हैं, नर लघु बीजाणुपर्ण। उस तरीके से इस परागकोश के अंदर अलग अलग तरीके की संरचनाएं होती हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। देखो इस संरचना को हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये इसके मुख्य भाग हो गए अलग अलग तरीके से। ये क्या हो गई, पुंकेसर की संरचना हो गई। इस भाग को हमने वीडियो के अंदर बताया था, उसमें इसको बोल दिया हमने तंतु, इस भाग को बोल दिया योजी और इस भाग को बोल दिया परागकोश। ठीक है, अब इस परागकोश का हम क्या बताते हैं कि इस परागकोश को हम बोलते हैं फर्टाइल। फर्टाइल पार्ट होता है ये। फर्टाइल का मतलब इसके अंदर निषेचन की क्षमता होती है। तो ये भाग हो गया फर्टाइल या जननक्षम, और बाकी के जो दोनों भाग हैं वो हो गए बंदे या इनफर्टाइल। बंदे हो गए और इनफर्टाइल हो गए। अब हम बात करें इस परागकोश की कि परागकोश एक देखो यहाँ पर फूली हुई संरचना है और बाकी ये दोनों क्या हो गई, तंतुनुमा संरचना हो गई या धागे की जैसी संरचना हो गई। अब इस परागकोश का अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं, अनुप्रस्थ विभाजन करते हैं, इसका अनुप्रस्थ विभाजन अगर इसका करते हैं तो इस अनुप्रस्थ विभाजन के अंदर अपन को इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ अलग अलग तरीके की संरचनाएं दिखती हैं। वो देखते हैं हम किस तरीके की होती हैं। तो उसके अंदर बेसिकली ये संरचनाएं मिलती हैं उसके अंदर। ये ट्रांसवर्स कटिंग करने के बाद में अपन को इसके अंदर बहुत सारे प्रकोष्ठ मिलते हैं। इन प्रकोष्ठ या चेंबर का काम अलग अलग होता है और इस चेंबर के अंदर बहुत सारी लघु बीजाणु धानियाँ उपस्थित होती हैं। तो ये जो संरचना है, इस संरचना को हम बोलते हैं लघु बीजाणु धानी। अब मैंने ये जो आपको संरचना दिखाई है, ये
जब पूरी तरीके से मेच्योर हो जाता है ये परागकोश तब की है, अदरवाइज क्या होता है ये पूरी तरीके से यहाँ से बंद रहती है संरचना। तो इस तरीके से ये जो संरचना है ये इसका अनुप्रस्थ विभाजन है। ये अनुप्रस्थ विभाजन से हमने इसके अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां प्रदर्शित की है। इन चारों लघु बीजाणु धानियों का अलग अलग तरीके का गुण होता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये एक तरीके के कार्य को संपादित करती हैं। तो ये जो संरचना है इसको हमने क्या बोल दिया, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी। तो इस तरीके से इसके अंदर क्या हो गई, 4 लघु बीजाणु धानियां हो गई। अब हम बात करते हैं, देखो ये जो परागकोश है, एंथर है, इस एंथर के अंदर 2 तरीके की परिस्थितियां होती है। इस एंथर के अंदर 2 तरीके की परिस्थितियां होती है। ये एक पाली भी हो सकता है और द्विपालित भी हो सकता है। देखो ये जो पोर्शन है यहाँ पर क्या था, कनेक्टिव, ये हाफ पोर्शन को हमने क्या बोल दिया, इसकी पाली बोल दिया है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये द्विपालित हो गया, बाइलोब्ड, द्विपालित और बाइलोब्ड, ठीक है। और जो एक पालित होते हैं उनको यूनिलोब्ड बोलते हैं, एक पालित और यूनिलोब्ड, ठीक है। अब हम बात करें आगे, देखो इसके अंदर ये जो बाइलोब्ड जो संरचना होती है, द्विपालित संरचना होती है, उसके अंदर क्या होती है, 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। देखो एक पाली के अंदर क्या हो गई, 2 लघु बीजाणु धानी, तो दोनों के अंदर कितनी हो गई, 4 लघु बीजाणु धानियां, 4 लघु बीजाणु धानी, ठीक है। इसलिए इस अवस्था को क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट। ये टेट्रास्पोरेंजिएट प्रावस्था मतलब इसके अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां होगी। अब इसके अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 4 चेंबर हो गए इसके अंदर, और ये जो चारों चेंबर है वो चारों चेंबर अलग अलग तरीके के लघु बीजाणु धानियों को प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर एक पालित या यूनिलोब्ड की। तो यूनिलोब्ड जो प्रावस्था होती है उसके अंदर कितनी लघु बीजाणु धानियां होती है, 2 लघु बीजाणु धानियां उपस्थित होती हैं, 2 लघु बीजाणु धानी होती है, ठीक है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मालवेसी। मालवेसी जो फैमिली है, उस मालवेसी फैमिली के अंदर एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊं, कपास, कपास के अंदर, या मोरिंगा एक प्लांट है, मोरिंगा, ठीक है। उन प्लांट के अंदर क्या होता है, भिंडी भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, बढ़िया, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है, 2 लघु बीजाणु धानियां होती है। इसका मतलब 2 ही चेंबर उपस्थित होते हैं। ये एक चेंबर उपस्थित हो गया और एक चेंबर इधर हो गया, उसके अंदर ये वाला रीजन, ये वाला पोर्शन क्या रहता है, अनुपस्थित होता है। तो इस तरीके से 2 प्रकार की एंथर की संरचनाएं हो गई। एक को हमने क्या बोल दिया, एक कोष्ठकीय या बोल दिया यूनिलोब्ड, और एक को बोल दिया द्विकोष्ठकीय या बाइलोब्ड संरचना, ठीक है। तो इसका मतलब एक कोष्ठकीय अवस्था के अंदर 2 लघु बीजाणु होगी, और बाइकोष्ठकीय या द्विकोष्ठकीय या द्विपालित के अंदर हो गई 4 लघु बीजाणु धानियां, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर, आगे देखते हैं कि कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। अब ये वाली जो संरचनाएं हैं, चारों लघु बीजाणु धानियां, उनके बारे में बात करते हैं। तो इस तरीके से किस प्रकार इनके अंदर परिवर्तन होता है, हम बोलते हैं परागकोश का परिवर्तन। तो इसका दूसरा टॉपिक है परागकोश का परिवर्तन। ये परागकोश का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। देखो परिवर्तन का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से डेवलपमेंट। तो जब ये परागकोश बन रहा होता है एंथर, तो उसके अंदर धीरे धीरे कुछ सेल्स के अंदर कुछ संरचनाओं में परिवर्तन आता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये इस तरीके से इनका निर्माण होता है अलग अलग संरचनाओं का। तो हम ऐसा बता सकते हैं
ये जो परागकोश बहुत बिगिनिंग स्टेज के अंदर है, बहुत शिशु अवस्था के अंदर है, तो उसके अंदर क्या होता है, इस परागकोश के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती है। बहुत सारी कोशिकाओं को हम बोलते हैं समांगीय होमोजेनस सेल्स। होमोजेनस सेल्स क्या होती हैं, जैसे मैं ऐसा बताऊं, ये परागकोश मैंने बढ़िया तरीके की संरचना बनाई है। ऊपर जो हमने इसके अंदर देखा था डायग्राम में, ये वाली संरचना, अगर बिगिनिंग के अंदर जब ये बन रहा होता तो तब इसकी संरचना इस तरीके से हम बता सकते हैं कि बहुत ज्यादा छोटी थी, फिर धीरे धीरे इसके अंदर इसकी साइज के अंदर वृद्धि हुई। तो इसका मतलब इसके अंदर सेल्स के अंदर धीरे धीरे क्या आते हैं, परिवर्तन आते हैं। तो कुछ संरचनाएं होती हैं, सेल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं होमोजेनस सेल। होमोजेनस सेल, वो होमोजेनस सेल्स क्या करते हैं, फिर उन होमोजेनस सेल्स के अंदर तुरंत कंटिन्यू बहुत सारे विभाजन होते रहते हैं, और उनके अंदर कुछ सेल्स क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती हैं। कुछ सेल्स का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, आर्की स्पोरियल सेल बोलते हैं। आर्की स्पोरियल सेल, ये जो आर्की स्पोरियल सेल है, ये जो आर्की स्पोरियल सेल है, ये आर्की स्पोरियल सेल के अंदर केंद्र है, जीव द्रव्य है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा रहता है। अब इन आर्की स्पोरियल सेल के अंदर क्या होता है, परिणत और पेरिक्लिनन डिवीजन होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, परिणत और पेरिक्लिनन बोलते हैं जिसको, मतलब परिधि के साथ में वो विभाजन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दो तरीके की इसमें भित्तियां बन जाती हैं। एक को तो हम बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और दूसरी जो भित्ति बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस या हाइपोडर्मल सेल, हाइपोडर्मल। ठीक है, एपिडर्मिस की जो सेल होती है, जिनको हम भित्तीय कोशिकाएं बोलते हैं, उनके अंदर क्या होता है, कुछ सेल्स होती हैं वो कंटिन्यू विभाजन करती है, और वो विभाजन करके बाहरी भित्तियों का निर्माण करती है। इसका मतलब एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं वो प्रोवाइड कराती हैं एक तरीके से प्रोटेक्शन या सुरक्षा। तो इनका काम क्या हो गया, सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। और ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, मतलब डिप्लॉयड हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, इस हाइपोडर्मिस की सेल की। तो इस हाइपोडर्मिस की सेल में क्या होता है वो देखते हैं। ये वाली जो हाइपोडर्मिस की सेल है, देखो ये हाइपोडर्मिस की सेल या हाइपोडर्मिस है, उसके अंदर क्या होता है, दो तरीके की भित्तियां बनती है। एक तो बाहरी भित्ति होती है जिसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक भित्ति कोशिका। और एक क्या बनती है, अंदर कुछ कोशिकाओं का समूह बनता है जिसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ठीक है, अब ये वाली जो भित्ति है प्राथमिक भित्ति कोशिका, ये क्या करती है, मुख्यतया तीन भित्तियों का निर्माण करती है, तीन भित्तियों का निर्माण करती है। इसके अंदर सबसे जो बाहर की होती है उसको बोलते हैं एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम को क्या बोल दिया, अंतःस्थिसियम। दूसरी जो आती है विभाजन के बाद में, जिसको हम बोलते हैं मध्य भित्ति या मध्य स्तर, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। और लास्ट जो बचती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेपिटम। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी भित्ति के बारे में। वो जो कोशिकाओं समूह होता है उसको बोलते हैं बीजाणुजन कोशिका। अब ये बीजाणुजन कोशिका है, इसके अंदर विभाजन होते हैं और ये किस में परिवर्तित हो जाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर। ठीक है, ये बन जाती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और इस तरीके से ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका बना लेती है लघु बीजाणु।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या समझा कि इसके अंदर 4 तरीके की परत बन गई। पहले देखा था कि एक तो एपिडर्मिस, उसके बाद में दूसरे नंबर की बन गई एंडोथीसियम, उसके बाद में मिडिल लेयर और ये हो गई टेपिटम। मतलब एक तरीके से एंथर के अंदर 2 मुख्यतया परतें बन गई, एक तो अंदर की कोशिकाओं का समूह बन गया और एक बन गई बाहर की कोशिकाओं का समूह। बाहर की कोशिकाओं का समूह जिनमें 4 परतें उपस्थित होती हैं। पहली वाली परत जो हमने बताई थी, इसके अंदर पहली वाली परत के अंदर जो एपिडर्मिस थी, और ये वाली जो परत है पहली वाली परत के अंदर ये सबसे फर्स्ट एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद में 3 परत ये हो गई एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। अब देखते हैं कि डायग्राम के अंदर ये किस तरीके से प्रदर्शित होती हैं और किस तरीके से इनका कार्य होता है, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखना है इसकी संरचना के अंदर सबसे फर्स्ट कौन सी आ गई, ये बन गई एपिडर्मिस। सबसे बाहर की जो परत आ गई उसको हमने क्या बोल दिया, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस और ये जो बाहरी परत है एपिडर्मिस, इसका फंक्शन क्या हो गया, ये एक स्तरीय होती है और इसका फंक्शन हो गया सुरक्षा प्रदान करना। एक स्तरीय होती है, इसका आकार क्या रहता है, बड़ा रहता है। ये पहली परत बना दी मैंने। उसके बाद में जो दूसरी परत आती है, वो दूसरी परत को हम क्या बोलते हैं, एंडोथीशियम। ठीक है, तो ये दूसरी परत बना दी। इनकी कोशिकाएं थोड़ी सी आकार में बड़ी होती हैं, इनको हमने बोल दिया एंडोथीशियम। ये एंडोथीशियम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंडोथीशियम की हमने एक लेयर बना दी। और मोस्टली एंडोथीशियम जो होता है, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं इस एंडोथीशियम के बारे में। ये जो एंडोथीशियम होता है वो एक स्तरीय होता है, एक स्तरीय। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, परागकोश का जो स्फुटन होता है या प्रस्फुटन होता है, परागकोश का प्रस्फुटन, उसमें इसका बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल काइंड की कोशिका होती है जिसको बोलते हैं स्टोमियम कोशिका। वो स्टोमियम कोशिका परागकोश के स्फुटन में भाग लेती है। देखो ये स्फुटन क्या होता है, जब ये एंथर पूरी तरीके से मेच्योर हो जाता है और इस एंथर के अंदर जो बीजाणुजन की कोशिका है वो लघु बीजाणुओं का निर्माण कर लेती है। तो जब लघु बीजाणु कंटिन्यू बनते रहते हैं इसके अंदर, तो एक तरीके से मेच्योर हो जाता है कुछ टाइम के बाद में, तो ये फट जाता है। उस फटने से संबंधित या इसके लघु बीजाणुओं को बाहर निकालने से संबंधित जिस कोशिका का सबसे ज्यादा योगदान होता है वो होती है स्टोमियम कोशिका या ओस्ट कोशिका बोलते हैं वो। और ओस्ट कोशिका एक तरीके से एंडोथीशियम की ही कोशिकाओं का भाग है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर आगे की किस प्रकार ये जो कोशिकाएं हैं इसके अंदर किन किन का निर्माण करते हैं। तो ये जो एंडोथीशियम की कोशिकाएं हैं उनके अंदर क्या होता है कि इस तरीके की संरचनाएं होती हैं। ये जो संरचना है इसको मैं यहाँ पर बना रहा हूं, एक को देखना इसको कि इस तरीके से इसमें यूं आकार के कुछ फाइब्रस बैंड या रेशेदार पट्टियों का जमाव पाया जाता है। स्पर्श रेखीय जमाव बोलते हैं इसको, स्पर्श रेखीय जमाव। इस तरीके से ये जमाव पाया जाता है। ये जमाव होता है अल्फा सेल्यूलोज के फाइबर का। ठीक है, तो देखो ये अल्फा सेल्यूलोज का फाइबर है, अल्फा सेल्यूलोज फाइबर। तो ये जो अल्फा सेल्यूलोज का फाइबर है इसके अंदर इसका सबसे बढ़िया योगदान क्या होता है, यही ओस्ट कोशिकाओं को बनाता है और यही ओस्ट कोशिका परागकोश के प्रस्फुटन में मदद करती है। तो देखो ये यू शेप या यू आकार का दिख रहा है ना, इसलिए आपको याद रखना है कि अल्फा सेल्यूलोज का जो फाइबर है, अल्फा सेल्यूलोज का जो फाइबर है या रेशा है, रेशेदार है संरचना, वो यू आकार का होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि ये जो एंडोथीशियम है वो आर्द्रताग्राही प्रकृति का होता है। आर्द्रताग्राही प्रकृति होती है इसकी, मतलब ये मॉइस्चर को ग्रहण कर सकता है। अगर मॉइस्चर की कमी होती है तो ये कोशिकाएं क्या होती हैं, फिर फट जाती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर के मुख्यतः 3 आवरण उपस्थित होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक बनाया है वैसे इसकी 3 परतें होती है। और जैसे एपिडर्मिस का फंक्शन होता है वैसा ही ये मिडिल लेयर क्या करती है, फंक्शन करती है। मतलब मिडिल लेयर का भी वही फंक्शन होता है जो एपिडर्मिस का होता है।
तो ये क्या हो गई, 3 लेयर्ड संरचना हो गई। आप समझ गए होंगे, है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट टेपिटम की। तो एक परागकोश के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो भित्ति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेपिटम। टेपिटम का मुख्य कार्य होता है, ये न्यूट्रिशन या पोषण प्रदान करती है किनको, लघु बीजाणु मात्र कोशिका को। तो देखना, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं। वो तभी बन पाएंगी और लघु बीजाणु तभी बन पाएंगे जब इनको पोषण कौन देगा, टेपिटम की कोशिकाएं। जब तक टेपिटम की कोशिकाओं से पोषण नहीं मिलेगा, लघु बीजाणुओं का निर्माण नहीं होगा। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये कोशिकाएं क्या होती हैं, आकार में क्या होती है, थोड़ी सी क्या होती है, बड़ी होती हैं। आकार में अन्य कोशिकाओं की तुलना में ये क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये कोशिकाएं बड़ी होती हैं। अब एक कोशिका बड़ी कब होती है, जब उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म हो, जो जीव द्रव्य ऐसा बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा गाढ़ा हो और उसका न्यूक्लियस क्या हो, पूरी तरीके से डेवलप्ड हो, विकसित हो। तो इसका मतलब न्यूक्लियस विकसित हो, तब उस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं, वेल डेवलप्ड कोशिका। ठीक है। लेकिन इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, टेपिटम की कोशिकाओं के बारे में कुछ पॉइंट ऐड कर दूं। ये क्या होती हैं, पॉलीप्लॉइड होती हैं। पॉलीप्लॉइड का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब इनके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। अब क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड के अलावा इनका जो न्यूक्लियस होता है उसकी साइज क्या होती है, न्यूक्लियस या केंद्र की साइज बड़ी होती है। ठीक है, न्यूक्लियस लार्ज होता है। और इनका जो साइटोप्लाज्म है, वो साइटोप्लाज्म क्या होता है, बहुत ज्यादा डेंस या गाढ़ा होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कितने प्रकार हो सकते हैं। उन प्रकारों में बात करें तो इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमीबीय। ठीक है, अमीबीय या अमीबोइड। मतलब ये अलग अलग जो पादप होते हैं उनकी जो टेपिटम है उनकी संरचनाओं के आधार पर, देखो इसके 2 अलग अलग टाइप है। अमीबोइड है पहला, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, अमीबीय। अमीबीय जो प्रकार होता है, उस अमीबीय प्रकार के अंदर देखो बहुत सिंपल सा एक प्रकार है। इसके अंदर क्या होते हैं, देखो ये जो सारी कोशिकाएं हैं टेपिटम की, वो क्या करती है, जब पूरी तरीके से मेच्योरिटी आ जाती है और उस लघु बीजाणु मात्र कोशिका को जब पोषण देना होता है तो अमीबा की तरह मूव करती हैं। जैसे अमीबा, देखो ये अमीबा इस तरीके से मूव करता है सीडोपोडिया के थ्रू, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से ये घूमती हुई क्या करती हैं, सेंटर में आ जाती है। और सेंटर में आने के बाद में सारा पोषण जो होता है इनके पास, वो किनको दे देती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को, जिनसे क्या बनने होते हैं, लघु बीजाणु। तो इनका सिंपल सा प्रकार हो गया। ठीक है। उसके बाद में जो दूसरी जो प्रकार आता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर। ठीक है, ग्लैंडुलर भी होता है जिसको बोलते हैं स्त्रावी। ठीक है, स्त्रावी। देखो आपको ये पता है कि हर एक कोशिका होती है उसके अंदर जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य के अंदर हम बता सकते हैं कि उसमें साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर उसमें गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, वो सारी संरचनाएं उपस्थित होती हैं। उसके अंदर लिपिड भी हो सकता है। तो क्या होता है इसमें और अमीबिया के अंदर डिफरेंस ये रहता है कि जो ग्लैंडुलर कोशिका होती हैं वो अपने स्त्राव को, जो भी उनके अंदर कंटेंट होता है, वो सीधा ही क्या करते हैं, डायरेक्ट ये जो रीजन है, ये जो स्पेस है, उसके अंदर क्या करते हैं, स्त्रावित कर देते हैं डायरेक्ट यहां से। ठीक है। और क्या करते हैं, बीज की भित्ति यहां से क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो जब बीज की भित्ति यहां से टूट जाती है तो सारे के सारे ये जो न्यूक्लियस हैं वो ऐसे ही यहां पर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इस कंडीशन में ये कंडीशन हो जाती है मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है। तो हम ऐसा बता सकते हैं कि इन टेपिटम की कोशिकाओं के अंदर क्या होती है, लिपिड प्रकृति की, लिपिड की नेचर की बहुत सारी सेल्स होती हैं। इन कोशिकाओं लिपिड प्रकृति की कुछ ऐसा बता सकते हैं गोलाकार संरचनाएं होती हैं, लिपिड प्रकृति। वो लिपिड प्रकृति की जो संरचनाएं हैं वो क्या होती हैं, बाहर आ जाती हैं। ठीक है, वो लिपिड प्रकृति की संरचनाओं को क्या बोलते हैं, प्रोयूबिस। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया प्रोयूबिस, प्रोयूबिस। अब क्या करती हैं कि इन लिपिड प्रकृति की संरचनाओं के चारों ओर एक कंटेंट जमा हो जाता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जमा हो जाता है जो कैरोटीनॉइड्स का बहुलक है। ठीक है, मतलब कैरोटीनॉइड से बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, इसके ऊपर जब स्पोरोपोलेनिन का जमाव हो जाता है, स्पोरोपोलेनिन का जमाव हो जाता है,
तो ये संरचनाओं को क्या बोलते हैं, हम फिर बोलते हैं यूबिस बॉडी। ठीक है, यूबिस बॉडी। ठीक है, अब ये यूबिस बॉडी क्या होता है, आपको पता है कि मध्य के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इस तरीके से देखो, मैंने एक लघु बीजाणु बनाया, इस तरीके से एक लघु बीजाणु होता है, और उस लघु बीजाणु के अंदर, लघु बीजाणु टेट्राड बोलते हैं उसको, एक लघु बीजाणु टेट्राड के अंदर 4 लघु बीजाणु होते हैं। ठीक है, ये जो गोलाकार लिपिड की जो संरचनाएं हैं वो क्या होती है, इस लघु बीजाणु के चारों ओर जमा हो जाती है। ठीक है, मतलब ये यूबिस बॉडी इसके चारों ओर जमा हो जाती है। अब इंपॉर्टेंट बात ये देखो, इसकी वजह से इसके स्पोरोपोलिनिन का एक आवरण बन जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इस स्पोरोपोलिनिन के कारण क्या होता है, ये जीवाश्मीय रूप से बहुत सालों तक क्या रह सकता है, जिंदा रह सकता है। मतलब इसके ऊपर न तो किसी तरीके का बायोलॉजिकल और न ही किसी तरीके का केमिकल प्रभाव होता है। मतलब बायोलॉजिकल रूप से भी और केमिकल, मतलब इसको हम सूक्ष्म जीवों से और केमिकल से भी हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये जो चतुष्क है वो बहुत दिनों तक जिंदा रह पाता है, या एक परागकण के चारों जो उपस्थित है बहुत दिनों तक जिंदा रह पाता है। उसका कारण ये है कि वो होता है स्पोरोपोलिनिन के कारण। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल लिख दिया और लिख दिया केमिकल। ठीक है, तो बायोलॉजिकल केमिकल रूप से डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो हम ऐसा बता सकते हैं, ये जो चारों अलग अलग तरीके की भित्तियां बनी, इन भित्तियों का मुख्य ये फंक्शन होता है कि इनको लघु बीजाणु के निर्माण में योगदान करना रहता है। ठीक है, अभी इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट यहीं से स्टार्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। ठीक है, लघु बीजाणु जनन। ठीक है, ये जो मैंने ऊपर एक डायग्राम बनाया आपको प्रदर्शित करने के लिए, मैंने एक लघु बीजाणु धानी को यहाँ पर प्रदर्शित किया है। इस तरीके की 4 लघु बीजाणु धानी होती है द्विकोष्ठिकीय या बाइलोब्ड जो एंथर होता है, परागोश होता है उसके अंदर। ठीक है, तो लघु बीजाणु जनन की बात करते हैं। लघु बीजाणु जनन क्या होता है, देखो लघु बीजाणुओं के निर्माण को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु का निर्माण किनसे होगा, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उनसे क्या बनेगी, लघु बीजाणु। ठीक है, उनसे लघु बीजाणु का निर्माण होगा। अब आपको एक बिंदु यहां पर मैं ऐड करता हूं, देखो लघु बीजाणु जब इस एंथर कोश के अंदर या परागकोश के अंदर जब उपस्थित है तब तो उनको लघु बीजाणु बोलते हैं, और जब यहां से वो निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं फटने के बाद में, तब उनको हम क्या बोलते हैं, परागकण। तो हम बात करते हैं कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के द्वारा, या ऐसा बता सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो जब पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल से 2 बन जाते हैं। ठीक है, 2 संरचनाएं बन गई, मतलब 2 कोशिका बन गई। और जब मियोसिस सेकेंड होता है तो क्या होती है, 4 कोशिकाएं बन जाती है। ठीक है, इसका मतलब 4 लघु बीजाणु बन जाते हैं, ये 4 लघु बीजाणु। ठीक है, अब इन लघु बीजाणुओं का जो अरेंजमेंट है वो हर पादप के अंदर क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। इसको लघु बीजाणु क्या बोलते हैं, टेट्राड। टेट्राड इससे बोलते हैं क्योंकि ये चतुष्क अवस्था के अंदर उपस्थित होता है। अब आपको एक पॉइंट यहां पर बताऊं कि इस टेट्राड के अंदर क्या रहता है, केलोज की एक परत रहती है, केलोज की परत। इसका मतलब ये चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, इसको केलोज प्लग बोलते हैं, केलोज की परत बोलते हैं। अब ये देखो एक पॉइंट एक ऐड करूं यहां पर कि जो ये टेपिटम है, ये टेपिटम क्या करती है, केलेज एक एंजाइम का स्त्रावन करती है जिसका नाम होता है केलेज। ठीक है, ये केलेज एंजाइम क्या करता है, इस परत जो केलोज से बनी है, केलोज, देखो केलेज का मतलब एज आ रहा लास्ट में ना, इसमें इसलिए क्या हो गया, एंजाइम हो गया। ये एंजाइम इस केलोज को डिग्रेड कर देता है, विघटित कर देता है, जिसके कारण ये चारों के चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी प्रक्रिया है, लेकिन अभी अपन को यही पढ़ना है कि ये लघु बीजाणु जो टेट्राइड है, चतुष्क किस तरीके से अरेंज रहता है। तो इनके जो चारों प्रकार उनको याद रखने की एक ट्रिक है। देखो आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको बोलते हैं हम चस्का। ठीक है, चस्का का मतलब होता है किसी चीज की लत लगना या आदत लगना। ठीक है,
तो ये देखो ये चस्का तेरा, ठीक है। जैसे मुझे इस चीज का चस्का है कि अभी वीडियो बनाने खूब सारे, ताकि आप बच्चों को बहुत फायदा हो सके, आपके बहुत नंबर आ सके। तो ये चस्का अगर आप में है पढ़ाई करने से संबंधित, तो आपके भी बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चस्का में जो पहला मैंने च लिया है, इसका मतलब क्या हो गया, पहला जो चतुष्क का प्रकार है जिसको हम बोलते हैं चतुष्फलकीय चतुष्क, ठीक है। पहला कौन सा हो गया, चतुष्फलकीय चतुष्क, ठीक है। चतुष्फलकीय ये हो गया चतुष्क। दूसरा इसमें से मतलब यहां से क्या है, समद्विपार्श्विक, समद्विपार्श्विक जिसको क्या बोलते हैं, आइसोबाइलेटरल, ठीक है। उसके बाद में का से मीनिंग यहां पर लिया है क्रोशित, जिसको बोलते हैं डेक्यूसेट। और 13 में ये जो ते है इसका मतलब लिया है टी शेप्ड, टी शेप। और लास्ट कौन सा प्रकार हो गया, रा, रा का मतलब हो गया रेखीय, ठीक है। रेखीय का मतलब लीनियर। अब देखो बहुत सिंपल प्रकार है चारों। देखो चतुष्फलक के अंदर क्या होता है कि इस तरीके की संरचना होती है, और इस तरीके की संरचना में सामने से 3 ही लघु बीजाणु दिखते हैं, और एक लघु बीजाणु क्या होता है इस चतुष्क में इन सभी के पीछे होता है, ठीक है। तो फ्रंट से देखने पर ये 3 दिखते हैं और एक इसके पीछे होता है। ये जो अवस्था है मुख्यतः किसके अंदर उपस्थित होती है, ये अवस्था होती है द्विबीजपत्री के अंदर। तो आपको इतना याद रखना कि जो डाइकोट के प्लांट हैं उनके अंदर मुख्यतया चतुष्फलकीय चतुष्क उपस्थित होता है, ठीक है। एक आता समद्विपार्श्विक जिसको बोलते हैं आइसोबाइलेटरल। आइसो का मतलब होता है इक्वल, बाइलेटरल का मतलब दोनों दिशाओं में। तो इसका मतलब अगर चारों के चारों लघु बीजाणु एक ही तल के ऊपर उपस्थित हैं, जैसे इस तरीके से ये एक तल ये हो गया और एक तल ये हो गया, मतलब इस तरीके से एक ही तल के ऊपर उपस्थित हैं सारे, ठीक है, उसको क्या बोल दिया, आइसो बाइलेटरल। तो आइसो बाइलेटरल मुख्यतः प्रेजेंट होता है मोनोकोट के अंदर, ठीक है, मतलब एक बीजपत्री के अंदर होगा आइसो बाइलेटरल। अब हम बात करते हैं किसकी, क्रोशित की, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो क्रोशित जो प्रकार है, ये क्रोशित प्रकार में ऊपर के जो 2 बीजाणु होते हैं उनका जोड़ा, 2 बीजाणु जो नीचे के होते हैं उनके समकोण के ऊपर उपस्थित होता है, ठीक है। ऊपर के 2 बीजाणुओं का जोड़ा नीचे के 2 बीजाणुओं के जोड़े के समकोण के ऊपर होता है। जैसे सिंपल सा इसका मीनिंग है, ये संरचना आप देख सकते हो कि जैसे ये ऊपर के 2 हैं, ठीक है, ये ऊपर के 2 का जोड़ा नीचे के जो 2 हैं, मतलब इसके जस्ट पीछे एक, इसके जस्ट पीछे एक, ठीक है। तो इनका 2 जोड़ा इन दोनों के क्या होगा, समकोण, ये दोनों समकोण पे हो गए इसके, ठीक है। तो ये जो क्रोशित जो प्रकार है जिसको हम क्या बोलते हैं, डेक्यूसेट, इसको डेक्यूसेट भी बोलते हैं। ये डेक्यूसेट प्रकार मुख्यतः उपस्थित होता है मैग्नोलिया में अंदर, ठीक है। आपको इसमें इतना याद रखना, एक प्लांट है मैग्नोलिया, ठीक है, मतलब जीवाश्मीय पादप है ये, कुछ स्पीशीज इसकी अभी भी उपस्थित है। उसके बाद में आता है टी शेप या टी आकार का। तो जो टी आकार की अवस्था है उसके अंदर क्या होता है, ऐसे टी संरचना बनती है, आप देख सकते हो इस तरीके से, ये हो गया एक तरीके से टी शेप। ये टी शेप के अंदर एक तो ये हो गया ये टी आकार, ठीक है, और बाकी के जो 2 हैं वो क्या होते हैं, इसके अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा बटे रहते हैं। मतलब ये 2 ऊपर वाले तो हो गए अनुदैर्घ्य विभाजन के द्वारा, और ये हो गया, ये दोनों हो गए अनुप्रस्थ के द्वारा। तो मतलब इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें देखो दोनों एक ही कंडीशन के अंदर है, इसके जस्ट पीछे, जबकि ये दोनों अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित हो गए, टी शेप हो गया। तो टी शेप का एग्जाम्पल हो गया एरिस्टोलोकिया, ठीक है, एरिस्टोलोकिया, ठीक है। एरिस्टो में देखो एरिस्टो टी आ रहा है ना इसमें, तो याद रख लोगे ये टी शेप इसमें हो गया। इसका एक ही एग्जांपल है मैग्नोलिया, ये मोनोकोट के अंदर होता है, डाइकोट के अंदर होता है, ये मोस्ट कॉमन है, आपको ये दोनों याद रहने चाहिए, बाकियों का आप देख सकते हो, लेकिन ये याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रेखीय। रेखीय सबसे सिंपल प्रकार है, इसके अंदर
चारों के चारों जो लघु बीजाणु है एक ही रेखा में उपस्थित होते हैं इस तरीके से, ठीक है। सारे के सारे अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा विभाजित होते हैं। जो ये रेखीय प्रकार है, ये रेखीय जो प्रकार है ये मुख्यतः उपस्थित होता है हेलोफिला के अंदर। एक एग्जांपल है जिसको बोलते हैं हेलोफिला, ठीक है। हेलोफिला एक प्लांट है जिसके अंदर ये उपस्थित होता है, फिला, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये जो कंडीशंस हैं ये अलग अलग तरीके से इनका अरेंजमेंट है, ठीक है। अब आपको एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूं इसके अंदर, कुछ जो पादप होते हैं उन पादपों के अंदर क्या होता है, ये जो संरचनाएं हैं वो एक अलग तरीके की संरचना बनाती है, मतलब लघु बीजाणु आपस में जुड़कर, ठीक है, एक संयुक्त संरचना बना लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताऊं आपको, पोलिनियम, ठीक है, पोलिनियम। ये जो पोलिनियम है ये मुख्यतः उपस्थित होता है किसके अंदर, जिसको परागपिंड भी बोलते हैं, आंख के अंदर, ठीक है। मतलब केलोट्रोपिस की विशेषता है जिसके अंदर क्या होता है, इस तरीके की संरचना होती है, देखो इस तरीके की संरचना होती है। और इस संरचना के अंदर बहुत सारे, देखो ये इस तरीके से ये लघु बीजाणु है, ये लघु बीजाणु आपस में जुड़ जाते हैं और एक गुच्छे की संरचना बना लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के अंदर इस तरीके से ये गुच्छे की संरचना बना लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनियम, ठीक है। तो ये पोलिनियम की जो संरचना है वो होती है आग के अंदर। इसके अलावा आग के अलावा ये हम आर्किड के अंदर भी उपस्थित होती है, जिसको ऑर्किडेसी फैमिली बोलते हैं, आर्किड के अंदर भी उपस्थित होती है, ठीक है। ये हो गया पोलिनियम। अब एक आता है संयुक्त परागकण, ठीक है। तो संयुक्त परागकण मुख्यतया प्रेजेंट होता है ड्रोसेरा के अंदर, ठीक है। संयुक्त परागकण के अंदर बहुत सारे परागकण होते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं। ये परावस्था होती है, ड्रोसेरा प्लांट है एक, जिसको बोलते हैं हम इंसेक्टिवोरस या कीट भक्षी पादप भी बोलते हैं। एक होता है टाइफा के अंदर, ठीक है। इसके दो मुख्य एग्जाम्पल हैं, टाइफा और ड्रोसेरा, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होते हैं, चारों लघु बीजाणु एक साथ एक ही चतुष्क में जुड़े रहते हैं, वो अलग नहीं होते हैं, मतलब संयुक्त कंडीशन के अंदर उपस्थित होते हैं, संयुक्त अवस्था के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया। अब देखो अगला पॉइंट देखते हैं इसके अंदर, वो आता है कि ये परागकोश से इनका स्फुटन कैसे होता है। देखो मैंने बताया था कि अंतःस्थिशियम या एंडोथीशियम की जो कोशिकाएं होती हैं आर्द्रता ग्राही की होती हैं, जैसे आर्द्रता की कमी होती है, मेच्योर होती हैं, वो वहां से उनका फटना होता है। मतलब वो जो फटती हैं तो अंदर की जो लघु बीजाणु है वो बाहर निकल कर परागकण के रूप में बाहर निकलते हैं। तो उस तरीके से वो किस तरीके से फटते हैं, उनका स्फुटन कैसे होता है, उसको हम देखते हैं किस तरीके से होता है परागकोश का स्फुटन। ये देखते हैं परागकोश का स्फुटन, ठीक है। तो ये परागकोश का स्फुटन अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार का होता है। पहला देखो अनुप्रस्थ स्फुटन, ठीक है, जिसको ट्रांसवर्स सेक्शन भी बोलते हैं ना। तो अनुप्रस्थ जो स्फुटन होता है, ट्रांसवर्स जो स्फुटन होता है, उसके अंदर जैसे ये जो संरचना है, इस संरचना के अंदर क्या होता है, ठीक है, इस संरचना के अंदर इस तरीके का विभाजन होता है। इस तरीके का विभाजन होने से क्या होता है कि सारे परागकण यहाँ से निकल जाते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है तुलसी। तुलसी के अंदर यही तो इस तरीके का विभाजन होता है। एक आता है लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, स्फुटन, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल जो स्फुटन होता है उसके अंदर क्या होगा, ये परागकोश यहाँ से इस तरीके से इस तल से उसका विभाजन होता है। इसका एग्जाम्पल है गुड़ल, ठीक है, गुड़ल, कपास, भिंडी, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरा प्रकार, जिसको बोलते हैं कपाटीय प्रकार। मतलब क्या होते हैं कि थर्ड जो प्रकार है वो लिख देता हूं यहां पर, कपाटीय, ठीक है। कपाट का मतलब होता है वाल्व। जैसे ये जो संरचना है यहाँ से इस तरीके से कुछ वाल्व बन गए ना, ये वाल्व यहाँ से फटने के बाद, ठीक है, ये वाल्व से क्या होता है, फिर ये परागकण यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो संरचना है ये मुख्यतः प्रेजेंट होती है दाल चीनी के अंदर, ठीक है, दाल चीनी के अंदर, ठीक है।
उसके बाद में जो चौथा प्रकार आता है उसको बोलते हैं पोर्स। ठीक है, ये पोर्स किस तरीके से बनते हैं? पोर्स मतलब पोर या मतलब छेद बन जाते हैं इस परागकोश के अंदर। ऐसे ये जो छेद होते हैं यहाँ से परागकण बाहर निकल जाते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सोलेनेसी फैमिली। ठीक है, तो सोलेनेसी फैमिली के अंदर कौन आते हैं? सोलेनेसी फैमिली के कुछ एग्जाम्पल है, मैं बताऊं आपको। बैंगन है जैसे, ठीक है, आलू है, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है परागकोश के स्फुटन को। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करते हैं मेल गेमेटोफाइट की संरचना और मेल गेमेटोफाइट का किस तरीके से परिवर्धन होता है उसके बारे में, और मेल गेमेटोफाइट में किस तरीके से मेल गेमेट बनते हैं उसके बारे में। थैंक यू सो मच।